लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे देखा जाता है, और उसमें आपने प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे देखा जाता है और उसमें आपने ये सब सीखा कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव और इस तरह की बातें। बर्ड और फिश वाला क्वेश्चन आ गया ना समझ में सभी को? ठीक है, अब देखो आज का पहला सवाल से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को हम मिक्स कर रहे होंगे, दोनों को यूज कर रहे होंगे एक साथ। देख लीजिए अभी पहला सवाल कि मैं एक ऐसा कंटेनर लेता हूं जिसमें ये दो दीवारें हैं, लेकिन नीचे वाली सरफेस को पॉलिश कर रखा है। नीचे वाली सरफेस को एक मिरर बना दिया, नीचे वाली सरफेस को आपने एक मिरर बना दिया, और इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 40 सेंटीमीटर, ये है। अब इसके बाद इसमें पानी भर दिया या फुल ऊपर तक, और इस मिरर की इस बीकर की जो हाइट है, इस कंटेनर की जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर, ग्राउंड से 30 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है। इतना आपको दिया गया है। अब रेज आ रही है इंफिनिटी से, जैसे ये इसका मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और उस पर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था, तो इंफिनिटी से रे आते आते यहां पैरेलल हो जाती है अपने आप। इंफिनिटी से रे आते आते यहां पैरेलल हो जाएगी। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर एयर है। बाहर तो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एंड अंदर वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। तो आपको यह बताना है कि एक फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अगली चीज, इज इट रियल और वर्चुअल? क्या आज तीज की वजह से बच्चे छुट्टी मार रहे हैं इस तरह से ही? क्या क्लासेज हुई हैं कि नहीं हुई आज सुबह से? तो क्लास कैंसिल हो गई। चलो तो कोई बात नहीं, हमारी क्लास तो होगी। आप सभी को तीज की मुबारकबाद, लेकिन क्लास अटेंड कीजिए, है ना। देखो ये 30 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, 30 सेंटीमीटर हाइट तक। फाइनल इमेज का क्या मतलब होगा कि भाई कभी रिफ्रैक्शन हो ले, कभी रिफ्लेक्शन हो ले, फिर रिफ्लेक्शन हो ले, तब जाके फाइनल इमेज जो बनेगी वो हमें देखना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। जितेश मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। आप ये बताओ, सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें रेज बेंड होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। सबसे पहले रे एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, क्या उसमें रेज बेंड होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। होंगी। यार बार बार है ना, बीच में बच्चे आ रहे हैं। मैं यार जितेश आपको होस्ट बना दूं? यस सर। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, अपनी पावर का मिसयूज मत करना, केवल इतना करना है कोई नया आए तो उसको एंट्री दे देना, और कुछ नहीं। ओके सर। 1 मिनट रुको जितेश। देखो बन गए आप होस्ट? यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा पढ़ाने पे ध्यान दूं ताकि आप कोई भी नया बच्चा है तो उसे एंट्री दे देंगे। गलत नाम से कोई आता है तो उसे एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। देखिए अभी इधर सुने, इन्होंने जिनको मैंने मॉनिटर की पदवी दी है अभी, उन्होंने पहला जवाब गलत दिया था कि बैंड होंगी। बैंड क्यों होंगी? क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है ऊपर से जब आ रही है रे? तो हाँ भाई, पहली बार जो इंसिडेंस हुआ है एयर से वाटर में, वो नॉर्मल इंसिडेंस है कि नहीं है, बताओ।
बोलिए, कोई कोई भी बोलिए। नॉर्मल इंसिडेंस है, और नॉर्मल इंसिडेंस जब होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नॉर्मल इंसिडेंस में कोई डेविएशन नहीं होता, रेस सीधी निकल जाती है। तो जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होना, नो डेविएशन, एंड जो रे है वो बिल्कुल ही सीधी चली जाएगी। आप बताएं कि आप पहला समझ में आया कि नहीं आया, पहला केस? ठीक है। अब देखो रेस को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो ये रे यहां से आई और ये यूं आके टकराई सीधी। अब इसके बाद होना है रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद अब आपका होना है रिफ्लेक्शन। आयुष्मान, आयुष्मान आप जवाब दीजिए कि अब जो रिफ्लेक्शन होगा, रेज कहां जाके मिलेगी? मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें। आयुष्मान जी हो क्या क्लास में? बताओ। अब इसको मिरर को देखो, पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रे कहां मिलेंगी जाके? फोकस, फोकस पे। फोकस कहां है इसका? रेडियस 40 तो फोकस 20, 20 कहीं यहां होगा, 30 से नीचे, ये 20। तो ये जो रेज आई ये यूं बनी, ये इधर आ गई और ये वाली रे इधर आई। पता होगा, यहां तक समझ में आया? रिफ्लेक्शन से जो रेज गई वो फोकस पे चलेगी। अब होगा सेकेंड एंड फाइनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद रेज बाहर निकल जानी है। अब होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। जो सेकेंड वाला हमारा रिफ्लेक्शन है, दिस इज द रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन। कैसे देखते हैं? यहां देखो, एक रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखो, ये इंटरफेस है, इससे ऊपर एयर है और इससे नीचे वाटर है। ये इंटरफेस है, ऊपर एयर नीचे वाटर, और नीचे से रे यूं आ रही है, यूं। तो जो नीचे की तरफ से जो रेज आई वो इस तरह से आई, यूं और यूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होता है ऑब्जेक्ट। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। कितना नीचे है ऑब्जेक्ट इंटरफेस से? रियल डेप्थ सर वो इज नॉट, क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ये पूरा 30, ये 20, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 10 सेंटीमीटर नीचे है। ऑब्जेक्ट जो है वो एयर वाटर इंटरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे है। क्लियर है ना सभी को ये चीज यहां तक? अगर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो मे बी, क्या सबको ही सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर आ रही है सर साउंड? क्लियर है ना साउंड? तो देखो, अब देखो, यस सर। ठीक है। तो हो सकता है आपके खुद के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, जिन्हें नहीं सुन रहा हो तो देखिए इधर। अब ये बताओ, ये जब रे बाहर निकलेगी तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाटर से एयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ये भी वाटर से एयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। तो ये दोनों रेज बाहर निकल गई। पहली बात, क्या ये रेज बाहर मिली है कहीं? नहीं मिली। तो जो इमेज फाइनल बनेगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? वर्चुअल। ये आया, समझ में आया कैसे देखा हमने? ठीक है। दूसरी बात, इनको आप अगर पीछे बढ़ाएंगे, इनको आप अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये इमेज यहां बनेगी, और इसकी जो डेप्थ है उसको मैं डी डैश बोलता हूं, डी डैश, डी डैश, ये मुझे निकालना है। तो कल एक तरीका पढ़ा था, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव। हाँ जी भाई, आ रहा है ना समझ में? एन रिलेटिव, एन आई, एन आई मतलब किस में इंसिडेंट रेज है। इस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रेज इधर है, नीचे वाटर है, वाटर है 4/3। तो एन आई कितना हो गया? 4/3। एन आर बाहर निकली रेज कितना होगा? 1। तो यहां से मैंने एन रिलेटिव निकाला, एन रिलेटिव, एन आई अपॉन एन आर,
तो ये आपका सिंपली क्या निकल के आ गया, 4/3। डी है आपका 10 सेंटीमीटर, तो डी डैश आपका हुआ 10/4/3, 30/4, 15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। सो इमेज फाइनल आपने लोकेट कर दी है। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज है यहां, इस इंटरफेस से पानी के अंदर 7.5 सेंटीमीटर नीचे। और फाइनल इमेज रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। चलो ये बताओ, रिफ्लेक्शन का भी यूज कर लिया, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन का भी यूज कर लिया, नॉर्मल इंसिडेंस का भी यूज हो गया। एक सवाल में एक साथ 3 चीजें यूज हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब अगले 5 मिनट आप खुद रिपीट कीजिए एक यही सी सवाल को पानी लेवल कम करते हुए। मान लो वाटर लेवल 10 सेंटीमीटर होता, सेम क्वेश्चन। अब बनाओ अपनी कॉपी पे, बनाओ अपनी कॉपी पे। अगर सेम क्वेश्चन है लेकिन वाटर लेवल जो है वो 10 सेंटीमीटर पे होता, 30 की बजाय 10 सेंटीमीटर पे होता, तो अगेन फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज एंड इज इट रियल और वर्चुअल, ये आपको निकालना है। मैंने बोला कि पानी अब की बार 10 सेंटीमीटर तक भर दीजिए बस, और कुछ नहीं। आप कीजिए ट्राई, मैं तब तक डायग्राम वाइग्राम बनाता हूं। दूसरा सवाल, रियल। रियल ठीक है, रियल तो ठीक है जवाब। और लोकेशन और बताओ कि कहां होगी। 17.5 सेंटीमीटर अबव बेस। 17.5 यस सर। गलत है, गलत है, गलत है। आप कीजिए ट्राई ताकि मैं फिर आगे समझाऊं आपको। कितना? सर 2.5। नहीं जी, गलत है जी। मतलब मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, तो उसके बाद अब आपको सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर। ये भी गलत है। 12.5। ये भी गलत है यार। पता है बच्चे ही 6-7 है क्लास में और इतने गलत आंसर तो आ ही चुके हैं। अगर सबने एक एक भी दिया होगा तो भी सारे गलत हो लिए। देखो आप इधर रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां जाके मिलेंगी ना। सबसे पहली बात, क्या कोई डेविएशन होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे? नहीं होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन एज इट इज गया सीधा, पहली चीज बिल्कुल सेम। अब सेकंड रिफ्लेक्शन पे कहां जाके, मतलब रिफ्लेक्शन पे कहां जाके मिलेंगे ये? फोकस। ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया।
ये 40 सेंटीमीटर रेडियस है तो फोकस 20 सेंटीमीटर पे होगा, तो इवन यहां से भी 10 ये है तो 10 और रह गया, तो जो फोकस है वो यहां है, तो ये भी ठीक है। सेकंड टाइम रिफ्लेक्शन में जो फोकस पे जाके मिलेगी, मतलब कैसे देखिए, ये रे ऐसे जाएंगी जैसे कि कहां जानी थी, फोकस पे। हाँ जी बताओ, यहां तक का बात, यहां तक का काम आया क्या समझ में, कैसे किया हमने? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं फाइनल रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन। उसमें पता लगेगा, सबसे पहली बात, यहां से जब रे बाहर निकलेगी तो ये वाटर टू एयर जा रही, तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। सिमिलरली यहां भी ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी और ये आपकी ऐसे रेज निकल जाएंगी। तो दिस इज द फाइनल इमेज। ये बताओ रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? रियल। एक्चुअल में रेज मिली हैं तो इसका मतलब है, असल में रेज आके मिली है तो इसका मतलब है कि ये रियल इमेज है। यहां तक तो बात हमारी समझ में आ गई है कि भाई ये आपकी रियल इमेज है। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे, अब बाहर ऑब्जेक्ट होता है। देखो इस इंटरफेस को ध्यान से देखिए, ये तो है इंसिडेंट रेज और ये है रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज ये वाली इस इंटरफेस के लिए, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, ये तो है इंसिडेंट रे, और ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। क्लियर हुआ ना कौन सा इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है? उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहां जाके मिली है? इंसिडेंट रे कहां जाके मिली? यहां। तो ये तो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और रिफ्रैक्टेड रे जहां जाके मिली है वो आपकी हो जाएगी इमेज। पहले तो बताओ ऑब्जेक्ट इमेज आइडेंटिफाई करने आगे। यस सर। दोनों ही कॉमन इंटरफेस, दोनों ही प्लेन सरफेस से ऊपर हैं, तो इस बार डेप्थ नहीं एच बोलिए, तो रियल हाइट और ये अपेरेंट हाइट। जैसे कल वो बर्ड फिश वाला काम था, ऐसे एक तो रियल हाइट और एक अपेरेंट हाइट। समझ में आया भाई? एक तो होगी रियल हाइट और एक होगी आपकी अपेरेंट हाइट। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या रिलेशन बनेगा? एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव। एच डैश इज सिंपली इक्वल टू एच अपॉन एन रिलेटिव, यह आपका रिलेशन बनेगा। एन रिलेटिव क्या होता है? एन रिलेटिव एन आई अपॉन एन आर। आपका जो एन रिलेटिव है दैट इज एन आई अपॉन एन आर। दिस इज एन रिलेटिव। अब ये देखो आप, एन आई कितना? इंसिडेंट रे यहां है, इस मीडियम में है, चाहे ऑब्जेक्ट बाहर हो, इंसिडेंट रे इस मीडियम में है, इस इंटरफेस पे। तो इंसिडेंस रे वाला जो एन है वो तो है 4/3, और रिफ्रैक्टेड रे बाहर है तो वो कितना होगा? 1। क्या ये पहचान में आया ध्यान से कैसे निकालना है एन आई और एन आर? यस सर। तो ये आपका बना 4/3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 4/3। तो आपने इसमें पुट किया, एच तो है इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर अपॉन 4/3, तो ये अगेन 7.5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन पिछले और इसमें अंतर है, पिछली बार 7.5 सेंटीमीटर नीचे बना था इंटरफेस से, इस बार 7.5 सेंटीमीटर ऊपर बना है इंटरफेस से। पिछली बार इमेज वर्चुअल बनी थी और इस बार इमेज कैसी बनी है? रियल बनी है। आप बताओ कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया क्या समझ में? यस सर। यूं बताओ एक बार। सही आंसर बताया था। 7.5 17 बोले थे सर, 17.5। अच्छा, आप 17 कहां से बोल रहे थे? ये मिरर से क्या? यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है, मैं वो ठीक है, जिन्होंने 17.5 मिरर से बोला वो ठीक है। मैं इंटरफेस से ले रहा था क्योंकि पिछली बार हमने 7.5 इंटरफेस से बताया था। ठीक है जी।
लेकिन ये बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 2 किया, एक क्वेश्चन नंबर 1, दोनों में ज्यादा अच्छा सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, क्योंकि सेकंड में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ढंग से छांटना है प्लेन सरफेस पे, इमेज छांटना है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बाहर है लेकिन एनआई अंदर है। इसमें अच्छी बात तो ये है ना, अक्सर बच्चे कई बार याद कर लेते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट होता है वो एनआई ले लो, जिधर इमेज है वो एनआर। अरे तो भाई ऑब्जेक्ट और इमेज तो दोनों इधर इधर ही है, ऐसा तो कोई करना ही नहीं है। इंसिडेंट रे कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट है, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है, वो इमेज है। अभी बताइए, क्या अभी ये वाले काम समझ में आ गए आपको? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, मोशन काइनेमेटिक्स से ये ऑप्टिक्स में हमने जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया है ये कैसे रिलेट होता है, काइनेमेटिक्स से कैसे रिलेट होता है वो चीज समझते हैं। हमने कभी नाम लिया हो एक दो बार फॉर्मेट प्रिंसिपल, एक दो बार अगर कभी नाम लिया हो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो उस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी जहां से जाने में उसे मिनिमम टाइम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम लगे, और इसी बात से स्नेल्स लॉ डेराइव हो जाता है, उसी पे बेस्ड है आपका स्नेल्स लॉ। यानी कि जब भी कभी दो मीडियम इन्वॉल्व हो, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, सपोज ये रेयरर मीडियम है एंड मैं कहता हूं कि ये नीचे वाला डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। यहां से कोई रे चल के आई, किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल ये रे बैंड हुई और यहां पहुंच गई। इधर मान लीजिए स्पीड थी v1 और इधर स्पीड थी v2, इस एंगल को मैं कहता हूं I और इस एंगल को R। स्नेल्स लॉ v1 v2 की टर्म्स में रेशियो क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है, देखो हमने तो ऐसे याद किया, n1 इंटू साइन I इज इक्वल टू n2 इंटू साइन R। n1 कितना, c बाई v1 इंटू साइन I इज इक्वल टू n2 c बाई v2 इंटू साइन R। c से c कैंसिल हो गए, और यहां अगर मैं देखता हूं तो साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R इज कमिंग आउट टू बी v1 बाई v2। साइन I अपॉन साइन R आपका निकल के आया v1 बाई v2, ये आ गया। अब इसको भी हम स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं। फॉर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि लाइट उस पाथ से जाती है जिधर से जाने में मिनिमम टाइम लगता है, तो इसे जनरलाइज किया गया मोशन में, काइनेमेटिक्स में, कि कैसे, वेदर इट इज अ वेव, चाहे वो लाइट वेव हो, वेदर इट इज अ वेव और ए पार्टिकल, चाहे वेव हो या कोई पार्टिकल हो, कोई भी चीज हो, क्योंकि लाइट के भी दोनों नेचर होते हैं, पता नहीं लाइट वेव है कि पार्टिकल या कंबाइन है, इसलिए कहते हैं कि लाइट इज ड्यूअल नेचर। जब भी कभी व्हेनेवर टू मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल, व्हेनेवर टू मीडिया एंड टू वेलोसिटीज आर इन्वॉल्व, जब भी कभी दो मीडिया इन्वॉल्व होंगे और दो वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी, तो आपको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना हो तो आपको उस पाथ से जाना चाहिए जो स्नेल्स लॉ को ओबे करता है। वन मस्ट फॉलो द पाथ ओबेइंग स्नेल्स लॉ फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। अगर आप शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहते हैं तो आपको उस रास्ते जाना चाहिए जहां से जाने में उसे मिनिमम, जहां से जाने में स्नेल्स लॉ ओबे हो रहा हो, उस रास्ते से जाना चाहिए।
मतलब अगर यहाँ कोई गाड़ी होती, कोई आदमी होता, इधर उसकी स्पीड है v1, इधर इसकी स्पीड है v2, तो अगर वो इस पाथ से जाए कि आई और आर एंगल इस तरह बन जाए कि वो साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2 बने, तो उसको जाने में मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो अब इसको अप्लाई करते हैं कहीं। देखिए सपोज कीजिए, मैं एक बार आपको बताऊं, आज से 9 साल पहले KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 2011 वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ऐसा ही। क्या था वो सुने, सवाल क्या था, हम उस पे चलते हैं। देखिए उसमें कुछ ऐसा था, एक सी बीच है, सी बीच है और इधर वाटर है और ऊपर नहीं है, साइड में है, इधर सैंड है। सी बीच ऐसा ही होता है, एक साइड वाटर होगा और एक साइड सैंड हो गई। बताओ। यस सर। तो दो मीडियम हो गए। मान लो किसी आदमी की स्पीड इधर v1 है और इधर v2 है। सैंड में वो तेज भाग सकता है, मिट्टी में तेज भाग सकता है, लेकिन पानी में स्विमिंग करता है तो वो थोड़ी स्लो हो जाता है। इस तरह का दिया गया है। अब क्या होता है कि नदी, सॉरी सी में, समुद्र में नहाते नहाते यहाँ पे कोई लड़की है, वो डूबने लग जाती है। एक लड़की है वो डूबने लग गई है यहाँ पे, तो उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के कुछ साथी भाग पड़े। इसलिए भाग पड़े क्योंकि वो डूबने वाली है। ठीक है, यहां से रेस्क्यू ऑपरेटर्स भाग पड़े। एक ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया, एक यूं जाके यूं गया और एक यूं जाके यूं गया। 3 रेस्क्यू ऑपरेटर भागे। बताओ कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो डूबने वाली है तो सबसे जल्दी जो पहुंचेगा उसी के ज्यादा चांस होंगे। बीच वाला। बीच वाला क्यों? क्योंकि रास्ता बीच वाला सबसे, भाई ये भी रास्ता बड़ा है और ये भी रास्ता बड़ा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बीच वाला ही है ना, तो इसलिए बीच वाला सबसे जल्दी पहुंचेगा। बताओ आप एग्री करते हो या नहीं? ओ सर। किसने जवाब दिया है ये अभी, एक बार ये बताओ, फिर मैं थोड़ा क्लियर करूं। हाँ जी, किसने जवाब दिया था? पर्व। ये सुनो, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, मान लो आप कुएं पे रहते हो, आपका घर कहीं साइड में है, आप कुएं पे रहते हो, रोड पे जा रहे हो, एकदम से आपको आपका घर दिख जाए तो सीधा खेत में गाड़ी उतार देते हो क्या? बताओ। अरे घर वहां दिख गया मुझे, सीधी गाड़ी मोड़ दी खेत में कि चल भाई अपने शॉर्टेस्ट पाथ से चलते जल्दी पहुंचेंगे, या रास्ते रास्ते जाते हो? रास्ते रास्ते जाओगे ना। तो क्या है कि वो क्यों है, सुनो। स्नेल्स लॉ इसमें ओबे नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। स्नेल्स लॉ कहता है कि ये फास्ट चल रहे हैं तो ये रेयरर मीडियम है, या स्लो हो जाएगी स्पीड तो ये डेंसर मीडियम है। रेयरर टू डेंसर आप जाएंगे, रेयरर टू डेंसर आप जाएंगे तो इट मींस आपका ये जो लाइट है, लाइट की तरह देखो, इसे किधर बेंड होनी चाहिए? डेंसर, रेयरर टू डेंसर जाने में टुवार्ड्स द, बोलो जल्दी बोलो, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी चाहिए। 2 3, कौन से केस में टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होती दिख रही है लाइन? फर्स्ट में टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, फर्स्ट में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है, सेकंड में बेंड इन हुई और थर्ड में टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो इन तीनों पाथ में कौन सा ऐसा नजर आ रहा है जो स्नेल्स लॉ को ओबे करता हो? यहां थर्ड, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ ये है, चाहे शॉर्टेस्ट पाथ ये हो। और इसका एक कारण भी है, सुनो। यहां आप तेज चल रहे हो और यहां आप धीरे चल रहे हो, तो तीसरे ने एक लॉजिक लगाया थोड़ा अच्छा, जहां स्पीड ज्यादा है ज्यादा दूरी वहीं कवर कर ली, ज्यादा दूरी वहीं कवर कर ली, और जहां स्पीड कम है वहां कम डिस्टेंस कवर की। यानी कि ज्यादा दूरी तो वो तेज स्पीड से कवर कर गया और कम दूरी धीमी स्पीड से कवर की है। तो बताओ टाइम अपने आप कम हो गया कि नहीं? ज्यादातर डिस्टेंस तो वो तेज स्पीड से कवर कर गया, तो बताइए टाइम कम हो गया कि नहीं अपने आप? ठीक है, जैसे मैं इसको अप्लाई करवाता हूं एक सवाल में मैं अप्लाई करवाता हूं। एक बार मैं फिर से पार्टिसिपेंट्स देख रहा हूं,
कौन कौन हैं? अमन, अमन एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए आप। यस सर। कौन से अमन बोल रहे हो, कहाँ से? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, ठीक है। एक अमन बच्चा कोई बाद में जुड़ा है आपकी क्लास में, जानते हो कि नहीं? एक और अमन है जो बाद में जुड़ा है। चलो कोई नहीं, देखो अब एक सवाल लेते हैं हम। ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे है और इसके इधर मिट्टी है, सैंड है, और ये रोड है। यहां आपका घर है और ये कोई मार्क है रोड पे, जैसे मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ओ, कि भाई आपका घर यहां से इधर है, ये आपका होम है, ये आपका घर है। और आप जब गाड़ी इस हाईवे पे चलाते हैं तो स्पीड है v, लेकिन मिट्टी में अगर गाड़ी चले तो स्पीड है v/2। मिट्टी में स्पीड आधी होनी है गाड़ी की। ये घर यहां से L लेंथ इधर है, L गिवन है आपको, तो आपको ये बताना है कि O से कितना पहले आपको गाड़ी को टर्न करना चाहिए अपने घर की तरफ, ताकि आप मिनिमम टाइम में अपने घर पहुंच सकें। सवाल आ गया समझ में? आप यूं चल के आ रहे हैं, O से कितना पहले आप अपने घर की तरफ मुड़े, मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी, ये D क्या होगा? O से कितना पहले आप टर्न करें कि ताकि आप शॉर्टेस्ट टाइम में अपने घर पहुंच जाएं। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम। अगर शॉर्टेस्ट पाथ ही होता जब तो डायरेक्ट ही गाड़ी उतार तो सीधा इधर ही पहुंच जाएंगे हम। तो अब देखो इस तरह के सवाल काइनेमेटिक्स का सवाल है, लेकिन स्नेल्स लॉ से सोल्व हो जाएगा तुरंत। काइनेमेटिक्स में तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है कभी हमने, थोड़ा बहुत, है ना? तो उससे तो बड़ा बनेगा। अब यहां सुनो कैसे होगा, सुनिए। ये इंटरफेस है, इससे उधर रोड है, इससे इधर सैंड है, तो आप यहाँ नॉर्मल बना दो। और ये वर्टिकल नॉर्मल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हो क्या? ये हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है जो आधा रोड पे है आधा मिट्टी में, वर्टिकल नहीं है। क्लियर है? ठीक है। ये गाड़ी जिधर से आई है इसको आप लाइट की तरह मानो कि ये लाइट आई चल के v स्पीड से, ये लाइट आई चल के v स्पीड से, और अब इसको टर्न होना है और यहां घर पे पहुंचना है, तो ये लाइट यहां से टर्न कर गई यूं ऐसे। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना बना? 90 डिग्री दिख रहा है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले आप स्नेल्स लॉ लगा लो। स्नेल्स लॉ कौन सा? साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 या साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। मोशन के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्नेल्स लॉ ये हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। साइन थीटा 1 कितना है? थीटा 1 साइन i, थीटा 1 मतलब साइन i 90 डिग्री, साइन थीटा 2 मतलब साइन r, v1 है v और मिट्टी में स्पीड होगी है v/2, तो 2 ऊपर गया तो यहां से आया साइन 91 1 अपॉन साइन r इज इक्वल टू 2, और यू कैन से साइन r इज इक्वल टू 1/2, तो r कितना हो गया? 30 डिग्री। बताइए यहां तक आया क्या समझ? यस सर। देखो स्नेल्स लॉ ने हमें डायरेक्ट तरीका दे दिया कि शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो आप यहां से टर्न हो। अब कैसे? R30, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो गया। ठीक है। अब ये L है, ये गिवन होगा कुछ भी, और ये आपको निकालना है कि कितना पहले O से ये टर्न करे। तो लगा दो इसमें tan 30 डिग्री कितना होगा बताएं? tan 30 डिग्री 1/√। नहीं, इसमें देख के बोलो ट्राइंगल में, फिर मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा। tan 30 d अपॉन L, यहां से d आ गया L इंटू tan 30, और tan 30 होता है 1/√2, तो d आ गया L अपॉन √2, यानी कि इतना पहले गाड़ी को टर्न करना होगा तो ये शॉर्टेस्ट टाइम में अपने घर पहुंच जाएगा। अब स्नेल्स लॉ का यूज आपको काइनेमेटिक्स में समझ में आया कि नहीं आया? बताइए।
ये असल में एक बहुत अच्छा सवाल बन गया है काइनेमेटिक्स का, लेकिन स्नेल्स लॉ ने उसे तुरंत सोल्व करवा दिया। तो इस लेक्चर में मैंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं, थोड़ी बहुत बातें आपको बताई। सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कंबाइंड क्वेश्चन, नॉर्मल इंसिडेंस देन रिफ्लेक्शन देन प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन। उसमें भी दूसरा और भी अच्छा सवाल बना जिसमें ऑब्जेक्ट बाहर है लेकिन एनआई अंदर है, उस तरह का। उसके बाद फिर हम गए कि मोशन वाले चैप्टर में कैसे स्नेल्स लॉ यूज हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये दिमाग में नहीं आता कि भाई मोशन में भी स्नेल्स लॉ यूज हो सकता है। तो मोशन वाले चैप्टर में भी स्नेल्स लॉ यूज हो जाता है इस तरीके से। शायद क्लियर हो गया होगा आप सभी को ये, ठीक है? यस सर। चलिए एक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आप देख लेना, पहले ये फिर वो, ठीक है? थैंक यू।